गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चलो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान देबे। पैसे तो ना है, पंडित कालीचरण के पैसे भी देने हैं। तो अब बाप बहाल हो जाए तो कुछ काम बने। जे 500 रुपये मुँह पे धरे हैं तू रख ले। तो मतलब माँ उससे कह रही है कि बेटा तुम अब ग्वालियर चले जाओ, अपना पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दो जा कर के। पैसे तो नहीं है ज़्यादा हमारे पास, जो 500 रुपये हैं वो तुम्हें दे देते हैं। अब उससे जाके किसी तरह से तुम अपना मैनेज करो। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तो अपनी पढ़ाई न छोड़ियो। हमेशा ऐसे ही दिन न रहेंगे, ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ावेगी। राकेश जो उसका दोस्त है उसको हौसला देते हुए कह रहा है कि अपनी पढ़ाई किसी भी तरीके से या किसी भी कंडीशन में छोड़ना मत। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। तो बचपन के दोस्त हैं, बचपन की जो दोस्ती होती है एकदम अलग तरह की होती है, और उस तरह की दोस्ती नहीं बन पाती एक बार जब आप बड़े हो जाते हो। तो वही बता रहा। और दूसरा, गांव का स्नेह दो जन का और शहर के स्नेह में यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने डिफरेंस भी बताया दोनों के बीच में। इस बार मनोज यह संकल्प लेकर ग्वालियर आया कि चाहे जो कुछ हो जाए वह ज़रूर कोई नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 साल की तैयारी के बाद ही पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा था उसे पांडे एक झटके से ख़त्म कर देगा ऐसी उम्मीद उसे नहीं थी, लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद के उलट काम किया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पीजवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने दोनों ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी हैं। त्यागी जी से केंद्र में वह बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफ़ेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाका लगाते हुए उन्होंने कहा, आहा आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया है। त्यागी जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर पांडे ने त्यागी जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज़्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं हमारे मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे, हैं? हा हा। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी जी के सामने ठहर ही नहीं पाते, केवल हंसी ठाकों का माहौल रहता है। नौकरी क्या है? साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है। दौलतगंज में है। सुबह शाम 2-2 घंटे, 300 रुपये मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकते हैं, त्यागी जी ने कहा। तो एक बड़ा अच्छा यहाँ पे ऑफ़र मिल रहा था मनोज को कि लाइब्रेरी है, उसमें सुबह शाम 2-2 घंटे काम करना है, मतलब ध्यान रखना है, और साथ में उन कह रहे हैं कि मर्जी हो तो वहीं रह भी लें, तो उससे भी उसका किराया और बच जाएगा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर लगा
कि उसकी उम्मीदों में फिर से जान आ गई है। यद्यपि वह 300 रुपये में पीली कोठी में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने पैर ग्वालियर में जमाने का मौका मिल गया। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने से उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसे त्यागी जी के सामने अपने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अच्छा रहा सर, 62% आए हैं। वह भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने सुना तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे 55% बताए थे, क्या मैं सही हूँ? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए सेकंड डिवीज़न को फर्स्ट डिवीज़न में बदल दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदला। स्वामी विवेकानंद पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को त्यागी जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ ही लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में आपके कितने परसेंट थे? मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नज़रों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दांव उल्टा पड़ गया था। अपनी चोरी पकड़े जाने के कारण वह अपनी नज़रें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उनकी नज़र में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे गांव के कमज़ोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे कि भाई गांव से आया है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होगा ही। त्यागी जी ये समझ रहे थे, तो उन्होंने उसको ओके लिया। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज का अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरे तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीज़न थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता था कि 3rd डिवीज़न पास हूँ। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर कहते रहते थे। मैंने पीएचडी तो क्या, एमफिल तक नहीं की है, पर लोग मानते हैं तो मानते हैं, मैं भी मना नहीं करता। मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। दोनों अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह बहुत ज़रूरी था। जीवन में जब कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा, इसीलिए। तो पांडे ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, यह बहुत ज़रूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा, इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तांगे पे अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से अपना सामान लिए वह सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां थीं। बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच। मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थीं। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता।
इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसने अब्राहम लिंकन, थॉमस एल्वा एडिसन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नॉर्गे जैसी कई जुझारू लोगों की जीवनियाँ पढ़ डाली। अब्राहम लिंकन के गरीबी के दिनों के संघर्ष ने उसे बहुत प्रभावित किया, यहाँ तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी न कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्यिक विषय पर चर्चा का आयोजन होता था। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती थी कि वह भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता था। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता। अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता था, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहा। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की जो बस थी जाने की, वो सुबह में थी, तो रात में वहीं पे रुक गए। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? तेल नहीं है, मनोज ने संकोच से कहा। कवि निराश हुए। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूँगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। मतलब उसकी इतनी गरीब स्थिति थी कि केवल जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी वही उसके पास थी, जिसमें से कि तेल और कंघी का भी नहीं था उसके पास। पैसा तो नहीं रखता था। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है। पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदल कर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम, चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूँ एक बार। शीशा भी नहीं है। मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल कंघे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज़ में झलक आया था। अपनी बात पूरी करते समय उसने कवि का थैला उठा लिया और उन्हें टेम्पो में बिठाने जाने लगा। कवि ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। वापस जाते कवि की आंखें गीली थी। उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि इसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है। मतलब वो अकेले है। उसे अकेले ही रहना है, या बिल्डिंग उसे भुतहा अकेलेपन का एहसास कराती। उस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही थी। हर मुसीबत में माँ ही होती है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती हैं। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि
रहन सहन देखकर समझ गई कि उसका बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे हॉल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज़्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मुक्तिबोध, मनोज ने उत्तर दिया। मतलब? पिता ने पूछा। पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्तिबोध है। ये कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोए तो वो मुंशी ठीक लगतो, मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। तो मतलब अब मुक्तिबोध के बारे में तो सुने नहीं थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़े थे कभी स्कूल में उनके पिताजी, तो उन्होंने कहा हमें तो वही ठीक लगते हैं। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसा रह रहे हो है, कैसो कमज़ोर हो गए हो, अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर्जा सिर पे चढ़ो है। मतलब उनकी माँ को गुस्सा आया इस चीज़ पर। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं बेटा किस स्थिति में रह रहा है, उसकी तबीयत भी ख़राब, मतलब कमज़ोर होता जा रहा है, आप ढंग से नौकरी करिए ताकि कुछ पैसे आएँ, हम लोग के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, कर्ज चढ़ता जा रहा है। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु न जानती अनपढ़, जे देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़ने की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया इस तरह से कि इतनी किताबें पढ़ी हैं आप, पढ़ें जितना पढ़ना है। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोए हाई कोर्ट तेरी उम्मीद है, मेरी बहाली हाई कोर्ट ही करेगो। मैंने फैसला ले लिया है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेंगे। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। तो मतलब उनके मनोज के पिताजी ये कह रहे हैं, क्या मुझे सिर्फ हाई कोर्ट से उम्मीद है और जो डिप्टी डायरेक्टर के जो सारे गलत काम हैं मैं उनको उजागर करने के लिए आमरण अनशन मतलब कि भूख हड़ताल जैसा करूँगा। तो मनोज घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी बहाल कर देगा, और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डॉक्टर को ठिकाने नहीं लगा देंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मतलब बहुत तनातनी मामला था इनके और डिप्टी डायरेक्टर के बीच में। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तन कर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को ना है। मनोज पिता की बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले ही माँ बोल पड़ी, शर्म ना आवते तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार न सका देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बिस्कुट ना खरीदी, नई बुसट ना खरीदी शर्ट, खावे पीबो को कछु ठिकानो ना है, अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होवे में देर ना है। मतलब उनकी माता जी को बहुत गुस्सा आया कि देश सही करने की बात कर रहे हो, अपना पहले घर तो सही कर लो हैं। आपके बेटे ने 3-4 साल से एक नई शर्ट तक नहीं खरीदी है, वही जो है पुराना वही पहन रहा है, खाने पीने कोई ठिकाना नहीं है, कहीं रह रहा है, आप सुधर जाओ अब। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ न चलावे, नए कपड़े से कुछ ना होत, ईमानदार आदमी पुराने कपड़ा पहन के भी अलग से चमकतो है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं, आदमी तो वो है जो भले ही भूखो रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाओ जैसे है। तो अपनी बीवी को बोलते हैं कि तुम चुप रहो, और नए कपड़ों से बस क्या होता है, पुराने कपड़ों में भी ईमानदार आदमी अलग चमकता है,
और खाना पीना तो जानवर भी खा पी रहे हैं, उससे बस केवल हम अलग नहीं हो जाते उनसे। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए न पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात न पतो। मुझे देश की समस्या नहीं पता है, बट तुम्हें भी एक चीज़ नहीं पता है। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन सी बात रह गई है। पिता ने पूछा, मोए का न पतो, मोए तो सब पतो है, मुझे सब पता है। वो कह रहे हैं, यही कि तुम पागल है गए हो। उनकी माँ कह रही है, यही तुम्हें नहीं पता है कि तुम पागल हो चुके हो, ये चीज़ तुम्हें नहीं पता है। अब पिता की वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल, नहीं तो बस निकल जाएगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा कुछ पैसे दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुँह पे ना धरे पैसा, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपये दिया और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं? क्या माँ सही कहती है? पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बातें करते रहते हैं, घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं होती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश जीवित रह गए तुम, मर गया देश जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं वह पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती हैं, मेरे पिता पागल हैं। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वह अपने भीतर के मस्त मौला और गांव के रंग में रंगे अल्हड़ मनोज से मिला ही नहीं। शादियों का सीज़न चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज सोचने लगा कि निराशा का कोई कारण ही नहीं है। चारों तरफ आनंद के क्षण बिखरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें समेट लेना चाहिए। हालात तो परेशान करने के लिए ही होते हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया ओ राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया, ये काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदेश पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। असहाय बूढ़े मिसमिसा कर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाया मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हाल की पोताई करानी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देना।
मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपये में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद ने उसे भेदती हुई नज़र से देखा और कहा, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की कैसे बिकी? हुकुमचंद इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपये कमाने वाले के लिए 2,000 रुपये की हेरा फेरी करना बहुत लाभ का सौदा है। मनोज ने कहा, सर इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था, जिसने रद्दी की सबसे अधिक कीमत लगाई, दाम लगाए, उसी को बेचा। लेकिन हुकुमचंद का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने जब अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी चोट की। उन्होंने कहा, मनोज तुम तो युवक हो, त्यागी जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद ने छिन्न भिन्न करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। यह निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वह कुछ नहीं कह सका। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहाँ उसकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है, वहाँ वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके मन में यही ऊहापोह बनी रही। शाम को वह लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत किताब खुली रखी थी और उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसे नीचे सड़क से आवाज़ें सुनाई दी, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्राकर थम गईं। मनोज भागकर नीचे चला गया। मार्केट में कई दुकानदार भी घबराकर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने आशंका प्रकट कर दी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज को बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। फिर वह सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के बाहर बैठा बैठा सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती और मैं इसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता। इस शहर में कौन मुझे ढूंढता? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए हुए ही मर जाता? किस पीएससी के पीछे मैं पड़ा हूँ, जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफ़ी देर तक वह भगवान राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह भगवान राम से पूछने आया था कि बताओ अब मुझे क्या करना है, कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं, आश्वस्त कर रही थी मनोज को उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटा वह सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति की ओर देखता रहा, खोया रहा वह उनकी आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह ही एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूँ, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे सहने ही होंगे। प्रतिभाएं अकारण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति उसने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर बोलने लगा,
मैं किसी भी झूठे आरोप को नहीं सहूँगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ तेज थी, उसमें उसमें घरघराहट और कंपन था। यह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहित गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं। निराशा और अंधकार है सब तरफ, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराश और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मशाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है। इसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा, मैं जरूर जीतूंगा। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज की निराशा भरपूर उत्साह में तब्दील हो गई। वह देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया, अपनी टेबल पर पहुंचकर टेबल लैंप जलाया, B.L. ग्रोवर की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी बक्सर और आंग्ल मराठा संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया।